Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 9th Geography chapter 3 Drainage. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हिमालयन रिवर्स और उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स। तो फटाफट बैग पैक करो और चल दो मेरे साथ सबसे पहले हिमालयन रिवर्स देखने। ये सुनते ही सबसे पहले चिंकी ने बोला, मैम हमें ये तो बताइए कि ड्रेनेज क्या होता है। बेटा, किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को बोला जाता है ड्रेनेज। और किसी एरिया में अगर एक सिंगल रिवर से पानी आ रहा है तो उसे बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। फिर चंपू पूछता है, मैम ये वाटर डिवाइड क्या होता है। बेटा चंपू, वाटर डिवाइड हम उसे बोलते हैं जैसे कि कोई भी वाटर है, कोई भी रिवर में पानी है, अब वो रिवर है ना अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके सामने है ना माउंटेन या प्लेटू या फिर कोई भी ऐसा अपलैंड है जिससे वो फ्लो नहीं कर पा रही है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है रिवर। अब जो बीच वाला एरिया है जिसकी वजह से पानी फ्लो नहीं हो पा रहा था, जैसे जो भी माउंटेन है, प्लेटू है या फिर कोई भी अपलैंड है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वाटर डिवाइड, क्योंकि उसकी वजह से जो वाटर है, पानी है, वो डिवाइड हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम्स इन इंडिया। इंडियन रिवर्स 2 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहले चलते हैं हम हिमालयन रिवर्स में। हिमालयन रिवर पेरिनियल होती है। पेरिनियल मतलब होता है कि जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। ये पानी या तो रेन की वजह से रहता है या फिर जो माउंटेन में स्नो होती है ना, उसके मेल्ट होने से जो पानी होता है वो रिवर में मिक्स हो जाता है, तो इस वजह से पूरे साल भर यहाँ में पानी रहता है। हिमालयन रिवर्स लॉन्ग कोर्सेज मतलब होता है लंबे रास्ते, तो ये लंबे रास्ते तय करती है, मतलब बहुत लंबे लंबे रास्ते से जाती हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो वाटर होता है रिवर में, वो जहाँ से स्टार्ट होता है निकलना, उसे बोलते हैं हम सोर्स ऑफ रिवर और अपर कोर्स। और धीरे धीरे करके जब ये नीचे आता है पानी, तो अपने साथ साथ सिल्ट और सैंड लेते हुए आता है, मतलब कि रेत मिट्टी लेते हुए आता है। फिर जब ये मिडिल कोर्स में पहुंचता है, मतलब बीच वाले रास्ते में पहुंचता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्नेक जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसे बोलते हैं मेंडर्स। तो जब ये मिडिल कोर्स में आता है, बीच वाले रास्ते में आता है पानी, तो ये मेंडर्स बनाता है। और फिर धीरे धीरे कर कर जब इस वाटर को ना रास्ता नहीं मिलता है तो ये दूसरा रास्ता अपनाता है। जब ये दूसरा रास्ता अपनाता है तो जो पहले वाले रास्ते में पानी है तो ये एक तरीके से लेक बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सबो लेक लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमारा लेक बनता है जब रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेता है उसकी वजह से। अब धीरे धीरे ये लोअर कोर्स में जा रहा है पानी। लोअर कोर्स मतलब कि जो सबसे लास्ट वाला एंड पॉइंट है वाटर का, रिवर के वाटर का। तो लोअर कोर्स में आने के बाद ये जो रिवर का वाटर होता है ये ओशियन या फिर किसी सी में जाके मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला पार्ट है, ये एक तरीके से जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसे हम बोलते हैं डेल्टा। और अगर बात करी जाए पेनिनसुलर रिवर्स की, तो वो सीजनल होती हैं, उनमें कभी पानी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन हिमालयन रिवर में हमेशा पानी रहता है। और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो शॉर्टर और शैलोअर कोर्सेज बनाती है, मतलब छोटे रास्ते तय कर पाती हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत कम होता है। ड्राई सीजन में, मतलब जब समर वाला सीजन होता है, उस टाइम जो पेनिनसुलर रिवर्स की जो लार्ज रिवर्स होती हैं उनमें भी पानी कम हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, मतलब स्टार्ट होती हैं और बे ऑफ बंगाल तक जाती हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिनसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि जो हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल होती है, उसमें पूरे साल भर पानी रहता है, लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है वो सीजनल होती हैं, वो सीजन पे डिपेंड करती हैं। अगर रेनी सीजन है तो उसमें बहुत पानी रहेगा, अगर समर सीजन है तो जो रिवर है वो सूख जाएंगी। हिमालयन रिवर में लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, मतलब वो लंबे लंबे रास्ते तय करती हैं रिवर्स, लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो शॉर्टर कोर्सेज, मतलब कि जो छोटे रास्ते होते हैं वो तय करते हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत कम होता है। द हिमालयन रिवर्स। मेजर हिमालयन रिवर्स हैं द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है कि जो छोटी छोटी रिवर है वो आके इस बड़ी सी रिवर में मिल जाती हैं, और इस सिस्टम को बोला जाता है रिवर सिस्टम। सबसे पहले चलते हैं हम इंडस रिवर सिस्टम को देखने। चाइना में एक जगह है तिब्बत, वहाँ पे एक लेक मानसरोवर है, वहाँ से इंडस रिवर राइज होती है, स्टार्ट होती है, और ये वेस्ट की साइड फ्लो करते करते इंडिया में एंटर करती है लद्दाख वाले एरिया में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर पिक्चर्स क्यों गॉर्ज, मतलब इतना प्यारा सीन बना रही है यहाँ पे कि बस देख के मज़ा आ जाए, ऐसा मन कर रहा है कि बस यहीं पे रहना है मुझे। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे कि द झास्कर, द नुब्रा, द श्योक, द हुंजा। तो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये कश्मीर में ज्वाइन होते होते फिर धीरे धीरे करके बालिस्तान वाले एरिया में जाती है, गिलगिट वाले एरिया में जाती है, फिर यहाँ पे जो माउंटेन है एक एटॉक वहाँ पे इमर्ज हो जाती हैं। उसके बाद फिर और भी ट्रिब्यूटरीज है इसकी जैसे कि द सतलुज, द ब्यास, द रवि, द चेनाब, द झेलम। फिर ये सीधा पाकिस्तान वाले एरिया में जाती है जहाँ पे मिठानकोट वाला एरिया है। पाकिस्तान के बाद ये धीरे धीरे फ्लो करते हुए साउथवर्ड साइड में अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। इसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर। इंडस रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। इंडस रिवर का जो वाटर है वो कुछ ही स्टेट से होते हुए जाता है इंडिया में, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ज़्यादातर पार्ट इसका पाकिस्तान वाले एरिया में है। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब, द झेलम, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में यही पूछी जाती है। चलो अब चलते हैं गंगा रिवर को देखने। द गंगा रिवर सिस्टम। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और ये भागीरथी रिवर आगे जाकर अलकनंदा रिवर में ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है देवप्रयाग उत्तराखंड में जाके। तो जब ये मिलती है ना भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से उत्तराखंड में, तो इसे बोला जाता है गंगा रिवर। तो ऐसे बनी है गंगा रिवर। फिर जो गंगा रिवर है वो जब हरिद्वार पहुंचती है तो माउंटेन से प्लेन वाले एरिया में आ जाती है। गंगा रिवर में कुछ छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती है जिसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि द यमुना, द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी। गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है यमुना वो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है, स्टार्ट होती है, और ये गंगा के पैरेलली फ्लो करती रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा के पैरेलल फ्लो कर रही है, लेकिन ये जब राइट साइड जाती है तो इसे बोला जाता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्योंकि राइट साइड जाके गंगा में मिल जाती है। और जहाँ पे ये मिली है उस एरिया को बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज को पहले हम इलाहाबाद बोलते थे। तो यहाँ आके ये दोनों रिवर मिल जाती हैं। गंगा की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है जैसे कि द घाघरा, द गंडक और द कोसी, ये नेपाल हिमालय से राइज होती हैं, और इनमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे ये जो सॉइल है उसको काफ़ी इनरिच कर देती है, बहुत ही अच्छा कर देती है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। लेकिन इतना ज़्यादा पानी आने की वजह से फ्लड आ जाता है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बट ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि सॉइल को काफ़ी अच्छा कर देती है। ये तो सारी राइट साइड से आ रही है गंगा में, ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो लेफ्ट साइड से आ रही है गंगा में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो है वो पेनिनसुलर अपलैंड से आएंगी रिवर्स जैसे कि द चंबल, द बेतवा, द सोन, और इनमें ना थोड़ा कम पानी होता है अगर कंपैरिजन किया जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को, क्योंकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के पास में तो हिमालय है तो वहाँ तो पानी रहेगा ही ना ज़्यादा, लेकिन लेफ्ट साइड में तो पेनिनसुलर अपलैंड्स है, वहाँ पे तो पानी कम रहता ही है क्योंकि वहाँ पे कोई हिमालय नहीं है। अब जो गंगा रिवर है वो ईस्ट साइड में फ्लो होते होते फरक्का जो कि वेस्ट बंगाल में है वहाँ वाले एरिया में जाती है। अब यहाँ पे आकर ये जो वाटर है गंगा रिवर का ये डिवाइड हो जाता है, बाइफरकेट्स मतलब कि डिवाइड हो जाना वाटर का। तो अब ये पानी डिवाइड हो गया है तो अब इस रिवर का नेम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भागीरथी और हुगली नेम हो गया, और इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी जब वाटर डिवाइड हो जाता है। और जब रिवर में वाटर आके मिलता है तो उसे बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का उल्टा होता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूटरी। अब गंगा का वाटर डिवाइड हो गया है तो नेम भी चेंज हो गया इधर बंगाल वाले एरिया में। तो यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि जो गंगा है उसका नाम चेंज करके भागीरथी और हुगली कर दिया है। तो अब जैसी जो भागीरथी रिवर है वो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करेगी, अगर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलेगी तो उसका नाम हो जाएगा मेघना। तो बांग्लादेश वाले एरिया में इसे बोलते हैं मेघना। धीरे धीरे करके इस रिवर का पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये एक सुंदरी ट्री के नाम से पड़ा है सुंदरबन डेल्टा नेम। और यहाँ पे ना बहुत सारे टाइगर्स भी हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये होम है रॉयल बंगाल टाइगर का। गंगा रिवर की लेंथ है 2500 किलोमीटर। और वाटर डिवाइड का मतलब तो आपको पता ही है
जहाँ पे जो रिवर का वाटर है वो 2 साइड में डिवाइड हो जाता है। तो एक अम्बाला जगह है, वहाँ से जो गंगा और जो इंडस है वो दोनों डिवाइड हो रही है, नहीं तो ये दोनों मिल जाती रिवर, ठीक है। अम्बाला की वजह से इन दोनों रिवर को डिवाइड होना पड़ा, इंडस और गंगा रिवर को। तो इसलिए हम अम्बाला को ये बोल सकते हैं कि ये वाटर डिवाइड की जगह पे लोकेटेड है। गंगा रिवर लार्ज मेंडर्स बनाती है क्योंकि बहुत बड़ी नदी है ये। अब चलते हैं हम ब्रह्मपुत्र रिवर को देखने, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तिब्बत में मानसरोवर लेक है, उसके ईस्ट साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर राइज होती है और उसी के आसपास से कहीं से इंडस और सतलुज रिवर भी राइज होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर से इंडस रिवर थोड़ी सी लंबी होती है। ये हिमालय से पैरेलल फ्लो होते होते नामचा बारवा वाली जगह पर आकर फिर ये यू टर्न लेती है, और जैसे ही यू टर्न लेती है ये इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में जब ये एंटर करती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो इंडिया में इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर इसकी और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि दिबांग और लोहित, इसमें मिलने के बाद फिर जब ये असम में आती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ब्रह्मपुत्र को ज़ैंगपो बोला जाता है तिब्बत में और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र रिवर जब तिब्बत से आ रही होती है तो उसमें बहुत ही कम पानी होता है और सिल्ट भी कम होता है। सिल्ट मतलब जो रेत होती है या फिर छोटे छोटे पेबल्स जो भी पत्थर होते हैं वो बहुत ही कम लेकर आ पाते हैं, क्योंकि पानी नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वो जो जगह होती है वो बहुत कोल्ड और ड्राई होती है। लेकिन जैसे ही ये रिवर इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर तो बहुत रेनफॉल होती है। अब हाई रेनफॉल होने की वजह से इस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये ब्रेडेड चैनल बनाती है। ब्रेडेड चैनल मतलब होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे चोटी नहीं बनाते हैं हम, तो उस टाइप की देखो शेप, तो इस तरीके की शेप बन जाती है। मतलब जो पानी है वो अलग अलग रास्ता ले लेता है और बहुत ज़्यादा पानी होता है हर रास्ते में। इस वजह से रिवराइन आइलैंड भी बन जाते हैं बहुत सारे। रेनी सीजन में तो यहाँ की जो रिवर होती है वो ओवरफ्लो होने लगती है, मतलब इतना ज़्यादा पानी हो जाता है और जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे फ्लड आने लगता है। इस वजह से लोगों का नुकसान भी होता है। ज़्यादातर ये आसाम और बांग्लादेश में फ्लड लेकर आती है। अब इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से सिल्ट और जो छोटे मोटे पत्थर हैं, रेत है, वो ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो अब हमने हिमालयन रिवर्स की सारी रिवर्स देख ली हैं। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स देखने, द पेनिनसुलर रिवर्स। इंडिया के इस वाले एरिया को बोला जाता है पेनिनसुलर, और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है उसे बोला जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर इंडिया का जो मेन वाटर डिवाइड है वो वेस्टर्न घाट में फॉर्म हो रहा है और ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक फैला हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट के बहुत क्लोज में है। अच्छा, आपको मैंने वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट चैप्टर 2 में बताया था, अगर किसी को नहीं पता है तो आप चैप्टर 2 की एनिमेटेड वाली वीडियो देख सकते हैं। पेनिनसुला की जो मेजर रिवर्स हैं वो है द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी रिवर्स हैं ये ईस्ट साइड में जा रही हैं, तो ये ईस्ट वर्ड हो जाएंगी क्योंकि ईस्ट साइड में फ्लो कर रही हैं। यहाँ पर ही तो होता है ईस्ट, और ये ईस्ट में जाते जाते फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएंगी। तो इस वजह से इसे बोला जाता है कि ये रिवर ईस्टवर्ड फ्लोइंग है और ये ड्रेन कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ओनली 2 रिवर ऐसी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, द नर्मदा एंड द तापी। देखो इस साइड वेस्ट है तो वेस्ट में फ्लो कर रही है ना, तो इस वजह से बोलेंगे इसे कि वेस्ट फ्लोइंग है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि देखो ओनली 2 रिवर हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी 2 रिवर है पेनिनसुला की जो वेस्ट फ्लोइंग है। जब ये रिवर अरेबियन सी में मिलेंगी तो इससे पहले देखो यहाँ पर ये एस्चुरीज फॉर्म करेंगी। इतने में मोटूलाल बोलता है कि मैम ये डेल्टा और एस्चुरीज होता क्या है। ध्यान से सुनो मोटूलाल, ज़्यादातर बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है। जब रिवर फ्लो करती है और सी में जाके मिलती है तो यहाँ पर देखो जहाँ पे मिलेगी ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं एस्चुरीज। लेकिन जब कोई रिवर फ्लो करते करते अपने साथ कुछ रॉक या फिर कुछ सेडिमेंट्स मतलब मिट्टी या पत्थर अपने साथ बहा के लेकर आती है और ले जाकर वो एक छोटा सा लैंडफॉर्म क्रिएट कर देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिवर के पास में छोटे छोटे लैंडफॉर्म हैं, ठीक है। तो इसके बाद जाके वो ओशन में मिलती है, तो इसे बोला जाता है डेल्टा। देखो प्रोसीजर तो दोनों का सेम है, जो एस्चुरी है वो भी जाके सीधा ओशन से मिल रही है और डेल्टा से जो पानी आ रहा है वो भी जाके सीधा ओशन में मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस बस इतना ही है एस्चुरी और डेल्टा में कि जो डेल्टा होते हैं वो लैंडफॉर्म बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंडफॉर्म बने हैं इसी को बोलेंगे डेल्टा। लेकिन एस्चुरी में कोई भी लैंडफॉर्म नहीं बनता।
एस्चुरी में तो रिवर डायरेक्ट ओशन से जाके मिल जाती है। अब वन बाय वन हम पेनिनसुलर रिवर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है द नर्मदा बेसिन। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल है, वहां से राइज होती है, मतलब वहां से स्टार्ट होती है फ्लो होना। और ये फॉल्टिंग की वजह से रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। फॉल्टिंग मतलब कि कुछ जो एरिया है वो जमीन में धंस गया है, देखो यहाँ पर, तो यहाँ से ये फिर रिफ्ट वैली बन गई है, और वैली बन गई है तो फिर यहाँ से ही ये फ्लो होते हुए आती है। जब ये यहाँ से फ्लो हो रही होती है तो ये बहुत सुंदर पिक्चर्स क्यों मतलब होता है कि बहुत ही प्यारा सीन बनाती है कि देखते ही मन कर जाए कि हमें तो बस यहीं पे रहना है। जैसे कि मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर में है, और धुआंधार फॉल्स ये भी जबलपुर में ही है। अब देखना ये है कि कौन सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है कि जो जबलपुर है वो कौन से स्टेट में है। ये रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। नेक्स्ट द तापी बेसिन। ये रिवर मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सतपुरा रेंज है, वहाँ से राइज होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। नर्मदा रिवर की तरह ही जो तापी रिवर है ये भी रिफ्ट वैली से होते हुए जाती है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा रिवर के कंपैरिजन में छोटी होती है। तापी रिवर नर्मदा रिवर के पैरेलली फ्लो करती है और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। कुछ और भी मेन रिवर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग, जैसे कि साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। अब हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखेंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले हम देखेंगे द गोदावरी बेसिन। गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। वेस्टर्न घाट में ही महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट स्लोप बना रही है ना, वहीं से राइज होती है ये रिवर। महाराष्ट्र से स्टार्ट होने के बाद ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। इस रिवर की लेंथ है 1500 किलोमीटर। अब इतनी ज़्यादा लेंथ होने की वजह से, इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, इस वजह से इस रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इतनी ज़्यादा लेंथ है तो ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलती होंगी इसमें। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है द पूर्णा, द वारधा, द प्राणहिता, द मांझरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा। नेक्स्ट द महानदी बेसिन। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से स्टार्ट होती है, मतलब राइज होती है, और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले एरिया से फ्लो होते होते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर। अब हम कृष्णा बेसिन के बारे में देखते हैं। जो कृष्णा रिवर है वो महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है, राइज होती है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से फ्लो होते होते बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा। अब हम चलते हैं कावेरी बेसिन के पास। द कावेरी बेसिन। कावेरी जो रिवर है वो वेस्टर्न घाट में जो ब्रह्मगिरी रेंज है ना, वहाँ से राइज होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होते होते कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ना एक जगह है कुड्डालोर, वहाँ के साउथ वाले पार्ट से यहाँ से ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और कबिनी। कावेरी रिवर इंडिया की सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, जिसका नाम है शिव समुद्रम फॉल्स। अभी तक हमने जो रिवर्स देखी हैं वो तो बड़ी बड़ी हैं। अब हम कुछ स्मॉल रिवर के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि दामोदर, द ब्राह्मणी, द बैतरणी एंड द सुबर्णरेखा। बहुत हो गया अब रिवर के बारे में। अब हम चलते हैं लेक्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर का फेमस डल लेक। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर लोग बोटिंग करने आते हैं, स्विमिंग करने आते हैं, और काफ़ी सारे वाटर गेम्स भी खेलने आते हैं यहाँ पर। क्या आपको पता है जब ये लेक्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है सी। अब लेक्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर जो लेक्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन कुछ लेक ऐसे होते हैं जो सेमी एरिड होते हैं, मतलब कि रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। अगर रेन होगी तो उसमें पानी आएगा, और रेन नहीं होगी और समर सीजन होगा, बहुत गर्मी होगी, तो जो लेक है वो सूख जाएगा। और लेक्स तो आपको पता ही है कि कैसे बनते हैं। अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है,
फ्लो करते करते अगर वो रास्ता अपना चेंज कर लेते किसी वजह से, तो जब रास्ता चेंज करती है तो रास्ते में पानी छोड़ देती है और वो जो बचा हुआ पानी होता है उसी से बनता है लेक। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। इंडिया में बहुत सारे लेक है अलग अलग जगह पे, जैसे कि अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो यहाँ पर है चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। कुछ लेक सीजनल होते हैं, सीजनल मतलब कि जब रेनफॉल होगी तभी उस लेक में पानी होगा, अदरवाइज नहीं, जैसे कि राजस्थान में द सांबर लेक। इस लेक का जो वाटर होता है बहुत सॉल्टी होता है, तो इस वजह से इसके वाटर से हम सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट हमें इसी लेक से मिलता है। अगर बात करें फ्रेश वाटर लेक्स की तो वो तो हिमालय रीजन पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर होता है बहुत फ्रेश होता है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है द वुलर लेक और ये जम्मू कश्मीर में है। ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब कि या तो कोई वॉल्केनो आया होगा या फिर अर्थक्वेक हुआ होगा या ज़मीन खिसक गई होगी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हुई होगी, उससे बना है ये। इंडिया में और भी काफ़ी सारे फ्रेश वाटर लेक्स है, जैसे कि द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताक, बारापानी। नेचुरल लेक्स के अलावा डैम से भी लेक्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है। अब देखते हैं लेक्स के एडवांटेजेस। देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है ना तो उस टाइम ये फ्लड से प्रिवेंट करती है, और ड्राई सीजन में ये मेंटेन करती है वाटर के फ्लो को। हाइडल पावर को भी डेवलप करने में हेल्प करती है ये, और सराउंडिंग आसपास का जो क्लाइमेट है उसको भी मॉडरेट करके रखती है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी मेंटेन करती है। नेचुरल ब्यूटी भी एनहेंस होती है इस वजह से। कितना अच्छा लगता है ना लेक के आसपास, और इस वजह से टूरिज्म होता है वो भी डेवलप होता है, लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं यहाँ पर। रोल ऑफ द रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है, और अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो पहले के टाइम पे लोग रिवर के आसपास रहना पसंद करते थे, जिससे कि रिवर के पानी को ईजिली यूज कर सके। रिवर के पानी जो होता है वो इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज होता है। और हमारी जैसी कंट्री इंडिया, जहाँ पर एग्रीकल्चर मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, वहाँ पे तो पानी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि पानी नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं। नेक्स्ट, रिवर पोल्यूशन। काफ़ी एरिया में रिवर का पानी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर में। तो इस वजह से जो रिवर का वॉल्यूम है, पानी है, वो कम होता जा रहा है। बात पानी लेने की भी नहीं है, चलो तुम पानी ले लो रिवर से, लेकिन उसको गंदा तो मत करो। रिवर पोल्यूशन भी हो रहा है। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, मतलब जो भी गंदगी निकलती है इंडस्ट्री से, वो सारी रिवर में ऐसे ही बहा देते हैं, और सीवेज की गंदगी भी ऐसे ही बहा देते हैं वाटर में। तो जो रिवर है वो गंदी हो रही है। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है रिवर में कि जो रिवर है ना उसकी सेल्फ क्लिनजिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी है। सेल्फ क्लिनजिंग मतलब होता है कि जो रिवर होती है वो कुछ टाइम बाद है ना अपने आप को धीरे धीरे करके खुद ही साफ़ कर लेती है, लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप को साफ़ भी नहीं कर पा रही है। जैसे कि जो गंगा रिवर है ना, वहाँ पे अगर कचरा डालते थे लोग, तो लोगों ने कचरा डाला, तो उसके बाद है ना वो फ्लो होते होते जब 20 किलोमीटर तक पूरा कंप्लीट कर लेती थी, तो 20 किलोमीटर पे अगर आप जाके देखोगे ना तो एकदम साफ़ हो जाती थी। तो वो धीरे धीरे करके फ्लो होती जाती थी और गंदगी को साफ़ करती जाती थी। आपने देखा भी होगा रिवर के ना आसपास कचरा डला होता है, तो वो रिवर ये करती है, फ्लो करते करते वो आसपास मतलब साइड साइड से कर देती है सारा कचरा, और फ्लो होते होते आगे जाकर एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कचरा इतना ज़्यादा फेंका हुआ है रिवर में कि वो अपने आप को साफ़ भी नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्शन प्लान लेती है रिवर्स को साफ कराने के लिए, जैसे कि एक प्लान है गंगा एक्शन प्लान, 1985 में लॉन्च हुआ था ये। अगर आपको अपने आसपास कोई रिवर को गंदा करते हुए दिखता है या वाटर को वेस्ट करते हुए दिखता है, तो उसे रोकना है कि हमें रिवर गंदी नहीं करनी है, और हमें पानी को भी वेस्ट नहीं करना है, जितना यूज़ करना है उतना ही लेना है। अगर हम सब मिलके चाहेंगे तो रिवर का पॉल्यूशन खत्म हो सकता है। तो सेव वाटर, सेव अर्थ। अब देखना ये है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन कमेंट सेक्शन में बताता है। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।